हेलो, चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहा गया है कि सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स मेथड। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यह एनसीईआरटी का 4.6 चैप्टर्स होगा आपको। सबसे पहले हम लोग देखना है कि कौन सा इक्वेशन आपको कंसिस्टेंट होगा और कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में अंतर यह है कि कंसिस्टेंट को हम लोग हिंदी में संगत बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट को बोलेंगे असंगत। कहा गया है कि एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। इसका अर्थ यह हुआ कि वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, संगत कहेंगे कि जिसका वन सॉल्यूशन हो और मोर सॉल्यूशन हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जिसका अद्वितीय हल होता है और मेनी अधिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि जिसका एक सॉल्यूशन होगा और अधिक सॉल्यूशन होगा, एक से अधिक सॉल्यूशन होगा, उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाएगा। वैसे इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को संगत कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी कि वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हों उसको असंगत कहते हैं। चलिए हम इन सभी किस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के मोर सॉल्यूशन होंगे, किसके नो सॉल्यूशन होंगे और किसके वन सॉल्यूशन होंगे, हम लोग बारी बारी से इस कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करना होगा, जैसे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है, जैसे देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें 3 इक्वेशंस दिया गया है। इसको लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहा जाता है। इसमें A1, B1, C1 और D1 सब कांस्टेंट का काम करते हैं और x, y, z वेरिएबल रहेगा। जैसे इसमें जितने भी आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा उसको मैट्रिक्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ए बराबर जितने भी एक्स वाई जेड के जितने भी कोफिशिएंट रहते हैं उसको हम लोग एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अर्थात A1 फिर B1 फिर C1 फिर A2 फिर B2 और फिर C2, A3 B3 और कितने हो जाएंगे C3 हो जाएगा। बी एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जो हम लोगों को यह इक्वल के बाद वाले जितने कांस्टेंट रहेंगे इसको एक कॉलम मैट्रिक्स हम लोग बना लेंगे। एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल आए हैं तो एक्स, वाई और जेड, इसलिए इसमें 3 वेरिएबल आए हैं। तीनों वेरिएबल को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको कभी भी आप लोग रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट मत कीजिएगा। गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं कि Ax बराबर क्या हो जाएगा B। आप इसको प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख सकते हैं। जैसे B आपके पास D1 D2 D3 था तो यह इक्वल के इस साइड है, इसलिए इक्वल के इस साइड है। अर्थात इस मैट्रिक्स को और एक्स को, अर्थात A और X को यदि आप मल्टीप्लाई करें और बराबर D कर दें तो हमारे यह इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें कंडीशंस क्या हैं, आपको बताया गया था कि इसमें कौन कंसिस्टेंट और कौन इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो उसमें आप लोग चर्चा किए थे कि जिसके वन और मोर सॉल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं उसको इनकंसिस्टेंट अर्थात असंगत कहते हैं। उसी प्रकार आप आइए अब यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको हम लोगों को दिखाते हैं, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि 0 अगर नहीं होता है, यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का अर्थ होता है जिसका एक हल होता है। आपको बताया गया था कि जिसके एक हल होते हैं, जिसके 1 हल होते हैं, एक हल होते हैं, उसको क्या कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं। उसी प्रकार जिसके एक हल होंगे उसको कंसिस्टेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस उत्पन्न होंगे, लेकिन ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो वहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0 अगर आ जाता है तो आप उसको एडजॉइंट निकालेंगे और उसको B से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे और उसको
असंगत कहा जाएगा, अर्थात इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होता है और एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 0 होता है, दोनों का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, अर्थात अनेक अनंत हल होंगे। और अनेक अनंत हल होने के लिए आपने थ्योरी में देखा था कि जिसके मोर सॉल्यूशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसी प्रकार इसके इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन हैं जिसके कंसिस्टेंट कह देंगे। ये 3 कंडीशंस आपको थ्योरी बेस में मैंने मौजूद किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के दौरान। क्वेश्चंस है कि टू शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या इक्वेशन दिया गया है, इसको इनकंसिस्टेंट दिखाना है। क्या दिखाना है, इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले गिवन सॉल्यूशंस को हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 7 और 6x + 15y = 13। अब हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करने के तरीका। सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर जो कॉम्पिशेंट थे उसको हम ले लिया गया है 2, 5, 6 और 15। x बराबर एक वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाया गया जिसमें 2 ही वेरिएबल दिए गए थे, x और y, इसलिए x और y हो गया। b बराबर आपके पास जो इक्वल के बाद वाला जो कांस्टेंट दिया गया उसका एक मैट्रिक्स बनाया गया 7 और 13। आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद देखिए यहाँ पे 250 जना 13 हो जाएगा और 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में 30 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गया, 0। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है तो इसके 2 केस आपके पास आते हैं, तो उसके लिए आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लीजिएगा, शॉर्टकट मेथड आपको बताया गया था। अगर समझ में नहीं आता हो तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। 15 और 2 हो गया और इसमें केवल माइनस लगा दीजिएगा, केवल माइनस लगा देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, आप थ्योरी पे चले जाइएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया गया, 15 7 जा 105, 5 - 5 × 13 = -65, -6 × 7 करेंगे तो -42 और 2 × 13 करेंगे तो 26 आ गया। अब इसे कैलकुलेशंस करेंगे तो 40 और कितना हो गया, -16, जो 0 के बराबर नहीं हुआ। आपको पता चला कि 10 इस प्रकार के डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपकी थ्योरी के अनुसार आपको बताया गया था यदि यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरी क्वेश्चंस आते हैं हम लोग, जैसे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है दिए गए इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको जांच करना है। सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, आप ए बराबर देखिए कितना कैसे लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, आपके पास 1 है इसलिए 1 लिया गया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो 2 लिया गया, 3 है तो 3 ले लिया गया। x कितने इसमें वेरिएबल आए हैं तो x और y आया है, इसलिए यहाँ पे x जो है x और y होगा। b क्या है, कौन सा हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हमारे पास आउटर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 और कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 2 और 3 ले लेंगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप चेकअप करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू चेकअप करने के बाद आपके पास 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4, अर्थात 3 - 4 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यदि 0 के बराबर नहीं आया तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो हमको एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 अगर आता तब उसके एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर जब 2 कंडीशंस को फॉलो करेंगे, यही हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जैसे 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 10th क्लास में इसको एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे मेथड से आपने इसको सॉल्व किया था, x y के वैल्यू निकाला गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड की सहायता से इसको सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना है।
सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लेंगे और वहाँ पे ए निकाल लेंगे तो 5, 2, 7 और कितने हो जाएंगे 3। बी आप निकालेंगे तो 4 और कितने हो जाएंगे 5। एक्स एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो वेरिएबल का होगा, एक्स और कितना हो गया वाई। यहाँ के बाद इस लाइन को ज़रूर लिखेंगे, यहाँ पे ए इस लाइन को यहाँ पे सबमिट करेंगे कि वी राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ए एक्स बराबर क्या हो जाएंगे बी, क्योंकि ए में एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ही बी आया है, तो बी वाला लास्ट वाला मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए बी हम लोग बाहर लिखेंगे। यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ए आपके पास इधर आएगा तो ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना कर लेंगे फर्स्ट। अर्थात इसको सॉल्व करने का अर्थ क्या हुआ कि हमको इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स मेथड की सहायता से। अब हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर देखिए आप ए इन्वर्स निकल गया, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स में आपने ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको बताया गया था, वो तो आपको पता ही था ही। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 1 आ गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अर्थात ये ध्यान जरूर रहेगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है उसको नॉन सिंगुलर, और जिसके बराबर हो जाएगा उसको सिंगुलर कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी इन्वर्स निकालने की जो सिस्टम है, इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। अब यहाँ से निकालेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने की तरीका आपको प्लस माइनस माइनस प्लस A11 की वैल्यू निकालनी है। तो A11 की वैल्यू निकालनी है तो 5 को रखेंगे। अब इस रो को ख़त्म करें, कॉलम को ख़त्म करेंगे, इस रो को ख़त्म कर कितने बचेंगे 3। तो यहाँ पे आप 3 लिखा, साइन क्या था प्लस था तो प्लस लिखा। अब A12 निकालेंगे, A12 का एलिमेंट ये है, साइन क्या होता है माइनस, तो इसलिए माइनस लिखा। अब इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, कितना मिला 7, इसलिए 7 लिखा गया है। तो आप लोग को फैक्टर की सहायता से आप लोग निकाल लेंगे। को फैक्टर्स को आप मैनेजमेंट कर लीजिए, लिख लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ट्रांसपोज निकालने का अर्थ क्या, वो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसके बाद निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स आया रहता है वहीं उसका एडजॉइंट का काम करता है, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला A/1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाला था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाले थे, कितना आया था 1 आया था, तो इस 1 को लाकर यहाँ पे पुट कर लिया गया। अब आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू रख लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। आपके पास 1 बाई 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हम लोगों को ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा। जब ए इन्वर्स की वैल्यू निकल जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे इक्वेशन नंबर आपने 1 माना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इस इक्वेशंस की सहायता चलेंगे, एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू आपने एक्स और वाई था लिख दिया, ए इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिले लाकर यहाँ पर रख लेंगे। और बी की वैल्यू कहाँ से मिला था, बी की वैल्यू आपने 4 और 5 वाली सिस्टम आपने निकाला था, मैट्रिक्स को बी की वैल्यू लाकर रख लेंगे। जब बी की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 3 4 जा 12 माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएंगे। कैलकुलेशंस करेंगे तो -28 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +25। कैलकुलेशंस कर लेंगे, हमारे पास 2 और -3 आ गया। एक्स की वैल्यू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की सहायता से यदि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो उसके वैल्यू भी सेम हो जाएंगे, अर्थात एक्स बराबर हो जाएगा 2 और वाई बराबर कितने हो जाएंगे -3। यही हमारा आंसर हो जाएगी। आप लोग इस टोटल होल चैप्टर्स को सॉल्यूशंस करेंगे, जो भी दिक्कत होगा फिर हमको आप कमेंट्स करें।